हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी हो रही होगी। तो इसके पहले वाली वीडियो मैंने कोशिका से संबंधित बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और जहाँ से आप कोशिका के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो चलिए ये वाला पार्ट कोशिका का हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैसा विज्ञान जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है उसको। ठीक है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है उसका मैंने इस वीडियो में जिक्र करूँगा। साथ ही साथ आप नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। पिछले वीडियो में मैं अच्छा से बताया हूँ, ठीक है, कि कौन सा कोशिका भित्ति है, कौन सा कोशिका झिल्ली है। फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो है ये जंतु कोशिका का ये कोशिका है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और कोशिका झिल्ली पादप में भी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन कोशिका झिल्ली के बाहर जो आप ये देख रहे हैं ये कोशिका भित्ति है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। उस वीडियो में मैं बात किया था कि कोशिका का दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो वो पार्ट मतलब वो उसमें अच्छे से हम बताए हैं। फिर भी और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका जिसमें जो है केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, मतलब जिसमें जो है सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ये सारे। और यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे हम सब आ जाते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधे, जंतु, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए हम कोशिका के अंदर वाले पार्ट में क्या क्या पाए जाते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग, उसको जानने से पहले हम बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये जो पोर्शन है ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, और यह है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। और जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? जीव द्रव्य की खोज किया था डुजार्डिन ने। किसने किया था? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने खोज किया था, लेकिन इसका नामकरण किया था पुरकिंजे ने। कब किया था? 1839 ईस्वी को। ठीक है, तो जीव द्रव्य यहाँ से अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेंगे तो आपको जीव द्रव्य समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हमने कहा कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य बोला जाता है। और इस जीव द्रव्य जो होता है वो इसमें जो है 80% भाग जल का हिस्सा होता है। मतलब 80% भाग इसमें जल ही पाया जाता है। जल पाया जाता है कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन भी पाया जाता है। तो जिसमें से अगर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 76%। ठीक है, तो ये रही बात जीव द्रव्य का। ठीक है, जीव द्रव्य तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, यानी बिजली घर। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ऊर्जा निकालती है, बाहर निकालती है। और उस ऊर्जा का कार्य क्या होता है? कोशिका को पोषण देती है। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने सबसे पहले खोज किया था, लेकिन बेंडा ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं, कभी कभी पूछ देता है प्रतियोगी परीक्षा में। ठीक है, खोज किया था अल्टमैन ने, लेकिन नामकरण किया था किसने? बेंडा। और एक बात, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस तो है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका में श्वसन का कार्य करती है, यानी श्वास लेने का कार्य। तो श्वसन का कार्य कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर रहे हैं, जैसे कि ये छूट गया था कि कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और
प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। ये कोशिका भित्ति है, पिछला वीडियो। अब हम बात करते हैं कि ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, कोशिकांग है, कोशिका के अंग है। यानी कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम भी पाया जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। यानी राइबोसोम जो है किसका बना होता है, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। यहाँ पे और एक मुख्य बात हम बता दें आपको कि आरएनए जो पाया जाता है वो कोशिका के केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि आरएनए, सिर्फ आरएनए एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी सवाल आते हैं कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो दोनों में पाया जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करती है, ठीक है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। यहाँ से भी सवाल आ जाता है। और इसकी खोज किया था जी पैलेट ने। आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं, ट्रिक लगा के, आपके मस्तिष्क में जैसे याद रखने की क्षमता आप में है वैसे करके आप याद कर सकते हैं कि राइबोसोम की जो खोज किया था किसने, जी पैलेट ने। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम को आप जानते ही होंगे कि आत्मघाती थैला या आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। देखिए कोशिका में इसकी खोज किसने किया था, डी डुबे ने, ठीक है। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था और इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। यानी कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका को नष्ट करना चाहते हैं, तो उस जो नष्ट करने वाले पदार्थ होते हैं वो उसका नष्ट कौन कर देता है, लाइसोसोम कर देता है, ठीक है। अगर उस पदार्थ को लाइसोसोम नष्ट करने में सक्षम नहीं होता है तो लाइसोसोम खुद नष्ट हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को तो कहा जाता है, लेकिन अगर उस पदार्थ को अगर नष्ट करने की क्षमता उसमें नहीं होती है तो लाइसोसोम खुद जो है नष्ट हो जाती है। यानी लाइसोसोम खुद अगर नष्ट हो गई तो सोचिए कि क्या होगा, लाइसोसोम अगर खुद नष्ट हो गई तो कोशिका भी नष्ट हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गोल्जी इकाई। गोल्जी इकाई की खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। ये आसानी से याद हो जाएगा कि गोल्जी इकाई की खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी ने। अब ये गोल्जी इकाई का क्या कार्य है, गोल्जी इकाई का कार्य है, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का कार्य करती है, यानी यातायात प्रबंधक है। अब यातायात प्रबंधक कैसे है ना, कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको ये स्रावित करती है, कौन, गोल्जी इकाई। मतलब वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से उसे बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। तो इसको ये क्या कार्य करती है, श्रवण का कार्य करती है, यानी अंदर के पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है, यानी पदार्थ को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट यानी यातायात प्रबंधक गोल्जी इकाई को बोला जाता है। उसके बाद बात आता है लवक को, इसको इंग्लिश में प्लास्टिड बोला जाता है। और लवक के कारण ही ये लवक जो है ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। लवक के कारण जो है पौधों के विभिन्न भागों का कलर डिसाइड होता है, यानी जैसे कि पत्तियों का रंग कैसा है, तना का रंग कैसा है, जड़ का रंग कैसा है, ठीक है, फूल का रंग कैसा है, कली का रंग कैसा है, ये निर्धारित कौन करता है, लवक। और लवक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक, ठीक है। तो अवर्णी लवक जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, उसमें प्रकाश का अभाव होता है। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे पेड़ पौधों में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचती है, ऐसा कौन सा भाग है ना, उसका भाग कौन सा है, जड़ है। यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है कहाँ होता है, उसका कलर कहाँ डिसाइड होता है, ल्यूकोप्लास्ट का कलर वो प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और जो वर्णी लवक होता है, जिससे निर्धारित होता है कि फूल का कलर कैसा है, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे कि टमाटर का कलर कैसा होता है, टमाटर का कलर किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। ऐसे सारी चीज़ें जो है लवक के कारण ही पता चलता है कि उसका कलर क्या है। और एक है, वो तो वर्णी लवक डिसाइड करता है, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है
ये हरित लवक, हरित लवक भी एक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग क्या होता है, हरा होता है, और हरित लवक में ही जो है भोजन बनता है पादपों में। तो ये लवक का काम हो गया, ठीक है। तो लवक ओनली पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। उसके बाद हम आते हैं केंद्रक की ओर। तो आपको पता है, कल से मैं बता रहा हूँ, मतलब इसके पिछले वाले क्लास में भी बताया था कि केंद्रक कहाँ है, कोशिका के बीचों बीच। ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। जंतु कोशिका में केंद्रक क्या होता है, लगभग बीचों बीच केंद्रक मौजूद होता है, लेकिन पादप कोशिका में ज़रूरी नहीं, बीचों बीच ये साइड में भी होता है, ठीक है। और ये जो आप ये बड़ी संरचना देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं रिक्तिका, ठीक है। तो रिक्तिका जो है पादपों में बड़ी होती है और जंतु में क्या होती है, छोटी होती है। ये भी एक समझने के तौर पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रक की खोज किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, ठीक है। और केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। यहाँ से भी सवाल आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में कि गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और गुणसूत्र में ही डीएनए पाया जाता है, जो क्या करता है, आनुवंशिक लक्षण को क्या करता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है ना। तो केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, और उसी गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, डीएनए। हम अभी बताएं कि आरएनए जो है वो कोशिका के केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन डीएनए सिर्फ और सिर्फ कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट साइटोलॉजी यानी कोशिका से, जो मैं बताया और प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा से पूछा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, और केंद्रक में ही केंद्रिका भी पाया जाता है, आरएनए, ठीक है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ये सारा कुछ मैंने अभी तो बता दिया। और एक बात प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कब दिया था ना, 1838-39 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक जीव का निर्माण एक ही कोशिका से होता है, ठीक है, और प्रत्येक जीव जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, और ये कोशिकाएं जो होती है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी भोजन, श्वसन, सब कुछ कार्य कर सकती है, ठीक है। और प्रत्येक जीव का आधार क्या है, कोशिका ही है, और कोशिका में केंद्रक जो है मुख्य अभिकर्ता का काम करता है, यानी केंद्रक, ये भी बोल सकते हैं कि केंद्रक जो है प्रबंधन का कार्य करती है। किसका, कोशिका का। कोशिका में केंद्रक जो है प्रबंधन का कार्य करती है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं। बाय बाय।